जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके और जीएस का जो मॉक टेस्ट संख्या 64 है। उससे पहले मैंने मॉक टेस्ट 63 अपलोड कर दिए हैं, उनको जाके आप देख सकते हैं। बहुत उत्कृष्ट लेवल के प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंस के साथ मैंने बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल का बटन क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो मॉक टेस्ट है ये बहुत उत्कृष्ट लेवल के प्रश्न रहेंगे आपके लिए। और कौन कौन से प्रश्न आज के मॉक टेस्ट में शामिल हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहा गया है? मुगल सम्राट औरंगज़ेब की मृत्यु किस वर्ष हुई है? तो मुगल सम्राट औरंगज़ेब की मृत्यु हुई है दोस्तों, ऑप्शन सी, सन 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगज़ेब की मृत्यु हुई है। ये आप याद रखिएगा। दोस्तों औरंगज़ेब का जन्म हुआ था सन 1618 ईस्वी में। और दोस्तों औरंगज़ेब मुगल वंश में हिमायूं के बाद में अकबर के बाद में उसका बेटा जहांगीर के बाद में औरंगज़ेब, जहांगीर के बाद में शाहजहां और शाहजहां के बाद में औरंगज़ेब। तो ये अगर आप देखें तो छठे नंबर का मुगल बादशाह है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, पहला कौन? वो है आपका बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरे अकबर और चौथा जहांगीर, पांचवा शाहजहां और छठा औरंगज़ेब। तो ये छठा मुगल शासक हुआ औरंगज़ेब। दोस्तों औरंगज़ेब जो है इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। औरंगज़ेब का पहला राज्याभिषेक हुआ था सन 1658 में। उसके बाद में फिर इसका दूसरा राज्याभिषेक होता है 1659 में आगरा में। तो एक ऐसा मुगल बादशाह जिसके 2 बार अभिषेक हुए, राज्याभिषेक, वो था आपका औरंगज़ेब। दोस्तों औरंगज़ेब जो है इसको आलमगीर का उपाधि भी मिली है, आलमगीर की उपाधि इसने धारण की है, ये भी आप याद रखिएगा। और औरंगज़ेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर किसे कहा गया? दोस्तों औरंगज़ेब को जिंदा पीर कहा गया। दोस्तों क्या आपको पता है कि औरंगज़ेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? दोस्तों औरंगज़ेब बीणा बजाने में बहुत ज़्यादा प्रवीण था, तो इसको बीणा बजाना पसंद था, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि कौन से मुगल शासक के सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे? दोस्तों सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार जो थे वो औरंगज़ेब की सेना में थे, ये आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है तो आप इसको बता सकते हैं। क्लियर दोस्तों? औरंगज़ेब की मृत्यु कब हुई? फिर सन 1707 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न जो चलते हैं, क्या कहा गया है? आवर्त सारणी में क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? दोस्तों क्रोमियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है आपका 24 और इसका संकेत क्या होता है? Cr। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आवर्त सारणी में 20 किसका होता है, तो आवर्त सारणी में 20 परमाणु क्रमांक होता है कैल्शियम का, 20 कैल्शियम का होता है, ये भी आप याद रखिएगा। 11 किसका होता है दोस्तों? 11 होता है सोडियम का, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, ये आप याद रखें। 12 किसका होता है दोस्तों? 12 होता है मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12 और सोडियम का होता है 11। क्लियर हुआ? ये आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं बात करूं आवर्त सारणी के बारे में, आवर्त सारणी सबसे पहले किसने बनाई थी? दोस्तों आवर्त सारणी का आविष्कार किया था मेंडलीव ने। आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीव के द्वारा किया गया। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? 63 तत्व। मेंडलीव ने तत्वों का आवर्ती गुण किसको माना था? परमाणु भार को, जो कि बात गलत सिद्ध हुई। मेंडलीव के अनुसार तत्वों का आवर्ती फलन उनके परमाणु भार पर निर्भर करता है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी इस बात का उल्लेख नहीं करती। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी को दिया मोजले ने। और आधुनिक आवर्त सारणी जो तत्वों का पर आवर्ती फलन मानती है वो मानती है आपकी परमाणु क्रमांक को। तो मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है और मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक पूछा था, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आवर्त सारणी लिखी हुई है आपकी पूरी, ये वाली। यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, इससे 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं। दोस्तों ये जो लाइन है ना, इस तरह से जो लाइन बन रही है, ये वाली जो लाइन है, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको बोला जाता है समूह। जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं इनको समूह कहा जाता है। क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और कितने समूह हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने समूह आ रहे हैं, यहाँ तक आपके 18 आते हैं। तो आवर्त सारणी में समूह की संख्या होती है 18, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त सारणी में जो आवर्त होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, आवर्त की संख्या होती है 7 और समूह की संख्या होती है 18, याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा ये मत कहना ये 2 एक्स्ट्रा जो हैं ये इसी का भाग होते हैं आपके।
क्लियर होगा। तो आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 24 जो होता है वो किसका होता है, क्रोमियम का होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है, कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है। दोस्तों कालबेलिया नृत्य है आपका राजस्थान का, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। दोस्तों राजस्थान में कालबेलिया नृत्य इस कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है और इस नृत्य को जीवित रखने का जो श्रेय दिया जाता है वो गुलाबो सपेरा को दिया जाता है। तो आप याद रखना कि गुलाबो सपेरा जो है ये कौन से मतलब नृत्य करती है, कालबेलिया करती है। क्लियर दोस्तों बात राजस्थान की हो रही है तो इसके 4-5 डांस याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कठपुतली किस राज्य का डांस है। दोस्तों राजस्थान का डांस है कठपुतली। आपसे चरी पूछेगा, चरी कहाँ का डांस है, और चरी और चाकरी राजस्थान के डांस है। राजस्थान की दोस्तों एक जनजाति होती है भील, और भील जनजाति घूमर नृत्य करती है। तो घूमर कहाँ का डांस है, राजस्थान का। एक आपसे पूछेगा तेरह ताली कहाँ का डांस है। दोस्तों तेरह ताली भी राजस्थान का डांस है, याद रखिएगा ये हुआ। और एक और याद रखिएगा यहाँ का सुई सिनी कहाँ का डांस है। दोस्तों सुई सिनी राजस्थान का डांस है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। अच्छा यहाँ पे लिखा गया आपका मध्य प्रदेश के 2 डांस याद रखना। एक मांच आपसे पूछा जाता है, एक गिरदा आपसे पूछेगा, और एक और याद रखिएगा फूलपाती। तो फूलपाती, मांच और गिरदा किस राज्य के डांस हैं। दोस्तों ये हैं आपके मध्य प्रदेश के, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है एग्जाम में। अच्छा यूपी की बात करूँ तो यूपी के 2 हैं आपके, नौटंकी और चरकुला। नौटंकी और चरकुला आप याद रखिएगा। तो यूपी के नौटंकी और चरकुला आपको याद रखने हैं। दोस्तों गुजरात के बारे में बात करूँ तो गुजरात के 2-3 डांस याद रखिएगा। एक टिप्पाणी बहुत आता है एग्जाम में, टिप्पाणी कहाँ का डांस है, गुजरात का। एक बिनछुदो कहाँ का डांस है, गुजरात का। और एक आपको याद रखना हलीशका कहाँ का डांस है, गुजरात का। बाकी गरबा डांडिया वो आपको याद ही है। तो कालबेलिया कहाँ का डांस था, राजस्थान का। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। क्या कहा गया है, रवि कीर्ति किसके दरबारी थे। दोस्तों रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख लिखा है संस्कृत भाषा में। तो ऐहोल अभिलेख लिखने वाले रवि कीर्ति किसके दरबार में रहते थे। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी थे रवि कीर्ति, और इन्होंने ऐहोल अभिलेख लिखा संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आईपीएल 2022 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था। दोस्तों आईपीएल 2022 में जो कुल टीमें थी इनकी संख्या थी आपकी कितनी, 10। आईपीएल 2022 में 10 टीमें थीं, और 10 टीमों में जो विजेता रही वो थी आपकी गुजरात ने जीता किसको हराकर, राजस्थान को हरा के। तो राजस्थान को हरा के गुजरात ने आईपीएल 2022 का खिताब जीता था, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप किसे मिला था, तो ऑरेंज कैप मिला था जोस बटलर को। ऑरेंज कैप किसे मिला, जोस बटलर को दिया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। जोस बटलर राजस्थान की टीम में थे, ये आप याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछे पर्पल कैप किसे मिला, दोस्तों पर्पल कैप मिला था आपको यजुवेंद्र चहल को, बाई चहल। तो यजुवेंद्र चहल को पर्पल कैप दिया गया, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई है भारत में, तो आईपीएल की शुरुआत हुई है 2008 में। क्लियर है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। कितनी टीमें थी, 10 टीमें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। दोस्तों सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा वो है आपकी हिंदी। दोस्तों हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत भारत में 2011 के अनुसार है 43.63%। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। हिंदी के बाद में बांग्ला या बंगाली भाषा का स्थान आता है, और बंगाली बोलने वालों का जो प्रतिशत है वो है आपका 8.3%। ये तो दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। तीसरी भाषा पूछे आपसे, दोस्तों तीसरी आपकी मराठी, 7.09% के साथ मराठी जो है ये तीसरी भाषा। चौथी पूछे आपसे दोस्तों, चौथी आपकी तेलुगु, 6.9% के साथ तेलुगु भारत की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ये भी आप याद रखिएगा। तो 4 भाषाएं तो मेनली आपको याद रखनी है, हिंदी, उसके बाद बंगाली, उसके बाद मराठी, और उसके बाद तेलुगु, याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी भाषाएं बताई गई, तो 121 भाषाएं बताई गई थी, जिसमें कि 22 आपकी अनुसूचित भाषाएं थी, बाकी शेष आपकी गैर अनुसूचित भाषाएं थी। दोस्तों अगर भाषा की बात हो रही है तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, दोस्तों भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र ये आपका है मैसूर में। भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, दोस्तों मैसूर में है भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र। क्लियर है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राधा श्रीधर को 2018 में संगीत नाटक
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों राधा श्रीधर 2018 में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला और इनका संबंध है भरतनाट्यम से। ऑप्शन सी, राधा श्रीधर भरतनाट्यम करती है। दोस्तों भरतनाट्यम जो है इसका दूसरा नाम क्या है? भरतनाट्यम का दूसरा नाम है सादिर। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे सॉरी, भारत में जो भरतनाट्यम है इसका अन्य नाम क्या है? सादिर। और भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? दोस्तों भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में सबसे पहले जिस नृत्य का उल्लेख है वो है आपका भरतनाट्यम, और इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? दोस्तों भरतनाट्यम ही है। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पे लिखा है आपका ओडिसी। ओडिसी की बात कर लूँ तो ओडिसी के जो गुरु हैं, मतलब वो जनक हैं, वो है आपके पंकज चरण दास। पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखें। सतरिया की बात करूँ तो सतरिया असम का डांस है, असम का डांस है। और दोस्तों 2000 में, सन 2000 में सतरिया को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। और सतरिया का प्रवर्तक कौन है दोस्तों? दोस्तों सतरिया का प्रवर्तक है शंकर देव। सतरिया डांस किसने शुरू किया था? शंकर देव ने शुरू किया था। कुचिपुड़ी की बात करूं दोस्तों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी एक गाँव का नाम है, ये आप याद रखिएगा। तो राधा श्रीधर भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा गया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं दी जा सकती? तो दोस्तों एक अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी, ये कौन सा आर्टिकल में? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20 में इस बात का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 14 लिखा गया है। तो कानून के समान संरक्षण के लिए कौन सा आर्टिकल है? दोस्तों कानून का समान संरक्षण जो है ये अनुच्छेद 14 में लिखा गया है। कानून का समान संरक्षण अनुच्छेद 14, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया अनुच्छेद 21। अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 21 क्या है? निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जीवन का अधिकार जो दिया गया है वो आपका आर्टिकल 21 में, निजता का अधिकार आर्टिकल 21। अनुच्छेद 23 की बात करूँ तो दोस्तों बलात् श्रम की बात करता है, बलात् श्रम के बारे में बात करता है अनुच्छेद 23। ठीक है, और दूसरी बात मानव तस्करी पर भी रोक लगाता है अनुच्छेद 23, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों ये जितने भी आर्टिकल आपने देखे 14, 20, 21, 23, ये सारे मौलिक अधिकार हैं हमारे, ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दिए गए हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए हैं, और मौलिक अधिकार संविधान में भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वे कौन से 3 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिन्हें स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है? दोस्तों स्वर्णिम त्रिभुज जिन मौलिक अधिकारों को कहा गया वो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, इन 3 अनुच्छेदों को स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। 14, 19, 21, इन 3 अनुच्छेदों को स्वर्णिम त्रिभुज कहा गया है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एक बार अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान अनुच्छेद 20 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विंडो क्लीनर में कौन सा क्षार पाया जाता है? दोस्तों आपने कुलीन वगैरह देखा होगा, तो विंडो क्लीनर में जो हम क्षार मिलाते हैं वो क्षार होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी, विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, आप याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है दोस्तों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ए वाला ऑप्शन जो लिखा हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा गया है NaOH। दोस्तों कास्टिक सोडा जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो विंडो क्लीनर में कौन सा क्षार होता है? विंडो क्लीनर में हम मिलाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पर है? कहने का मतलब है कि भारत में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है उसमें दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? दोस्तों अगर मैं बात करूं पहले भारत में लिंग अनुपात के बारे में, तो पहले आप जानें कि लिंग अनुपात होता क्या है। दोस्तों 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का अनुपात जो होता है वो लिंग अनुपात होता है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो होती है वो लिंग अनुपात को बताती है। अब भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंग अनुपात है वो है आपका 943/1000, यानी कि 943 महिलाएं हैं और 1000 पुरुष हैं।
क्लियर है दोस्तों। तो ये तो 2011 के अनुसार है। 2001 में कितना था? 933। 2001 में 933 था, ये भी आप याद रखें। अब मैं बात कर लूँ राज्यों के बारे में। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है उसमें केरल का स्थान है। केरल का लिंग अनुपात 1084 है, मतलब 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। दूसरे नंबर पे आता पांडिचेरी, और पांडिचेरी में 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की अनुपात बताया गया है वो है आपका 1037। तो आपसे दूसरा ही तो पूछा गया था, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। पांडिचेरी लिंग अनुपात के मामले में दूसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात केरल का, उसके बाद पांडिचेरी का। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि किस राज्य का सबसे कम है, तो हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे कम है। और है कितना हरियाणा का? 879, हरियाणा में सबसे कम है। अगर पूछे कौन से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है, दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है वो है आपका दमनदीव, 618। याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न थे, 29 प्रश्न शामिल थे। 2011 की जनगणना में 29 प्रश्न थे, ये आप याद रखें। तो इसका सही जवाब होगा पांडिचेरी में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है, दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में है? दोस्तों दक्कन का पठार जो है ये नर्मदा नदी के दक्षिण में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आपको एक मैप दिखाता हूँ दक्कन के पठार का। दोस्तों यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, ये आपका थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये जो आपका पीला पीला भाग हो रहा है ना, ये वाला भाग, ये आपका पूरा दक्कन का पठार है, ये वाला भाग। दोस्तों आकृति दिख रही होगी आपको, कैसी है? दक्कन के पठार की आकृति है त्रिभुज के समान। दक्कन के पठार की आकृति त्रिभुज के समान है, और ये तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऊपर सतपुड़ा रेंज आती है, इधर आपकी पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, और इधर आपकी पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। तो ये तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी का विस्तार है? काली मिट्टी। दक्कन के पठार में जिस मिट्टी का विस्तार है वो आपकी काली मिट्टी, ये भी आप याद रखिएगा। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों, दक्कन के पठार को प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि भारत में दक्कन के पठार का अन्य नाम क्या है, प्रायद्वीपीय पठार भी इसको कहा गया। भारत के लगभग 8 राज्य हैं जो जिससे ये सीमा लगाता है अपनी, जिनकी में ये फैला हुआ है। तो 8 राज्यों में दक्कन के पठार का विस्तार पाया जाता है। और दक्कन के पठार में कपास, जो गन्ना जैसी हो गई, वो मेनली फसलें उत्पन्न होती हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। तो इसके बारे में देख लें एक बार। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था कि दक्कन के पठार में कौन सी दक्कन के पठार के दक्षिण में कौन सी, अच्छा ये क्वेश्चन था कि दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में है? तो सही होगा आपका नर्मदा। दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से होता है नर्मदा नदी का उद्गम। और ये जो नदी है ये सतपुड़ा और विंध्य की श्रेणी के बीच बहती है। तो सतपुड़ा व विंध्य के बीच बहने वाली नदी जो खंबात की खाड़ी में गिरती है वो कौन सी आपकी? वो नर्मदा नदी है। और दोस्तों नर्मदा नदी जबलपुर में एक झरने का निर्माण करती है जिसका नाम है धुआंधार। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ बनता है? मध्य प्रदेश में बनता है, ये भी आप याद रखिएगा। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश। क्लियर है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक में। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है जो कर्नाटक में स्थित है। आप याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु में एक बांध है मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध कौन सी नदी पर है? दोस्तों मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, आप याद रखिएगा। और नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? दोस्तों नागार्जुन सागर बांध है आपका, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। याओशांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों याओशांग उत्सव जो होता है ये होली होती है एक तरीके से, और ये मनाया जाता है मणिपुर में। मणिपुर में मितेई जनजाति के लोग याओशांग उत्सव मनाते हैं। कौन सी जनजाति? मितेई जनजाति के लोग मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा, मणिपुर का उत्सव है याओशांग। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए क्या मणिपुर का कोई और भी मतलब त्यौहार है जो आपको याद रखना है? हाँ, आपको याद रखना संगई महोत्सव। संगई महोत्सव ये मणिपुर का एक त्यौहार है जो आपसे पूछा जाए। एक और याद रखिएगा लाई हरोबा। लाई हरोबा कहाँ का त्यौहार है और नृत्य भी है? तो मणिपुर का है लाई हरोबा, ये भी आप याद रखें। दोस्तों मणिपुर कब बना था? वो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर की स्थापना की गई है, ये भी आप याद रखिएगा। मणिपुर में एक झील है लोकटक झील, बहुत फेमस झील है, आपके एग्जाम में आती है। तो लोकटक झील मणिपुर में है, ये भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया मेघालय। मेघालय का एक त्यौहार याद ना, वांगला। वांगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। और साद सुक
शाद शुक त्योहार कहाँ का है? मेघालय का। असम की बात करूँ तो असम में बिहू त्योहार होता है। और आपको अम्बुबाची मेला भी याद रखना है। अम्बुबाची मेला कहाँ होता है? तो असम में मनाया जाता है अम्बुबाची मेला। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? याओशांग जो है ये मणिपुर का त्योहार होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मणिपुर के राज्यपाल हैं ला गणेशन। हॉकी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक मैप दिखाता हूँ, एक डायग्राम है, तो ये आप देख सकते हैं। हॉकी का मैदान है ये पूरा आपका। कितनी लंबाई है? 91.4। हॉकी के मैदान की लंबाई होती है 91.4। चौड़ाई को देखें दोस्तों, चौड़ाई है इसकी 54.8, तो लगभग 55 मीटर मान सकते हैं आप। तो हॉकी का मैदान 91.4 मीटर लंबा और 54.8 मीटर चौड़ा होता है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि हॉकी के मैच की अवधि कितनी होती है? 60 मिनट। इसमें 15-15 मिनट के 4 हाफ होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। मतलब 4 क्वार्टर होते हैं 15-15 मिनट के। क्लियर हुआ दोस्तों? तो अगर आपसे पूछे दोस्तों कि भारत में जो भारतीय हॉकी संघ है वो कब बना था? दोस्तों भारतीय हॉकी संघ की स्थापना की गई थी 1925 में। भारतीय हॉकी संघ कब बना? तो भारतीय हॉकी संघ की स्थापना की गई 1925 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर लूँ, 6 खिलाड़ी किस में होते हैं? वॉलीबॉल में। 6 खिलाड़ी किस में होते हैं? वॉलीबॉल के खेल में 6 खिलाड़ी होते हैं। 9 खिलाड़ी की बात करूँ तो खो खो में वैसे 12 होते हैं, लेकिन मैदान में कितने आते हैं? 9। और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 15 खिलाड़ी किस में होते हैं? रग्बी फुटबॉल होती है, इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। तो ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों किशन महाराज ने प्रसिद्धि हासिल की है तबला वादन में। किशन महाराज का संबंध तबला वादन से है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। तबला वादन में 2 व्यक्तियों के नाम और आपसे पूछेगा, अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन। अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया है शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? दोस्तों बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई वादन करते हैं, और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न भी दिया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है आपका मोहन बीणा बिस्व मोहन भट्ट जो है ये मोहन बीड़ा बजाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। सरोद की बात करूँ तो अमजद अली जो सबसे प्रसिद्ध नाम भारत में वो है आपके अमजद अली, सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध हैं, याद रखिएगा। किशन महाराज तबला वादन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से रोग होता है आपका रिकेट्स, ऑप्शन बी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल है दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है, तो सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? वो है आपका विटामिन डी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो विटामिन डी है ना ये हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा विटामिन हार्मोन के रूप में कार्य करता है, तो विटामिन डी हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी कमी से कौन सा रोग? रिकेट्स होता है। दोस्तों स्कर्वी की बात करूं तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये भी आप याद रखिएगा। बेरी की बात करूं तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मरेस्मस, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है मरेस्मस, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों आपको पता है कि विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द जो दिया वो दिया था फंक ने। अगर आपसे पूछे कि विटामिन शब्द किसने इजाद किया था? फंक ने, ये भी आप याद रखें। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना की जांच करने के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई? दोस्तों कौन सी घटना की जांच करने के लिए हंटर आयोग बना? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ये अमृतसर में हुआ था। तो जो अमृतसर पंजाब में है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, ये अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919। इसकी जांच करने के लिए जो आयोग बना वो था आपका हंटर आयोग, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। क्लियर दोस्तों? अच्छा, जलियांवाला बाग किस त्यौहार के दिन हुआ था? वो हुआ था आपका बैसाखी के दिन। जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर में। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा, गोरखपुर में। और यहाँ पे लिखा गया दोस्तों मानगढ़ नरसंहार। दोस्तों 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी जो कि राजस्थान में है,
मानगढ़ की पहाड़ी पर जो भील जनजाति के लोग थे उनको गोलियों से भून डाला गया। यही घटना मानगढ़ नरसंहार है। तो ये हुई थी 1913 में। ये भी आप याद है, राजस्थान का जलियांवाला कहा जाता है मानगढ़ को, ये आप याद रखना। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों ब्लैक होल की घटना। दोस्तों बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, इसने अंग्रेजों के बीवी बच्चों को एक काल कोठरी में बंद करवा दिया और वहाँ पे आग लगवा दी। और यही घटना किस नाम से जानी गई? ब्लैक होल की घटना। सन 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी 20 जून को। नवाब सिराजुद्दौला के कहर से अंग्रेज डर गए थे। इतना भयंकर ये घटना थी कि एक मतलब होल में बंद करवा के आग लगवा दी गई उस होल में। तो ब्लैक होल की घटना थी। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि हंटर आयोग किससे संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। क्लियर है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में ऋतु के संबंध में काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों काल वैसाखी एक प्री मानसून मतलब मानसून से पहले की हवाएं होती हैं और ये गर्मियों में बहुत तीव्र गति की हवा चलती है, आंधी और बरसात बहुत तेज होती है आपकी, बिल्कुल काल बन के टूट पड़ता है मानसून। तो ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में प्री मानसून वर्षा होती है और ये दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? काल वैसाखी कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है केरल में इस वर्षा का नाम है कॉफी शोवर, ये आप याद रखिएगा। तो दोस्तों केरल में कॉफी शोवर होता है और कर्नाटक में इसी वर्षा को कहा जाता है आम्र वर्षा, मैंगो रेनफॉल। तो भारत में आम्र वर्षा प्री मानसून वर्षा होती है, कहाँ पर? कर्नाटक में होती है। दोस्तों भारत में कौन सा राज्य है जो दो मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? वो है आपका पंजाब। 2 मानसून से वर्षा होती है पंजाब में, याद रखना। तो काल वैसाखी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। दोस्तों मैं बात करूँ पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ का ना एक डांस याद है, लाठी डांस, ये पूछा जाए आपके एग्जाम में। और एक वृता डांस कहाँ किया जाता है? ये भी पश्चिम बंगाल का डांस है। और एक और याद रखिएगा गंभीरा डांस कहाँ किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। गंभीरा डांस पश्चिम बंगाल में किया जाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस और यहाँ का राज्यपाल है CB आनंद बोस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। तो काल वैसाखी याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों एक और चीज़ बता देता हूँ, बारदोली छेरा ये काल वैसाखी का ही एक रूप है और बारदोली छेरा असम में होती है। कभी क्वेश्चन आए कि बारदोली छेरा काल वैसाखी का रूप है, ये कहाँ पर है? असम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है? दोस्तों द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश नहीं, उड़ीसा नहीं, दक्षिण भारत का मंदिर यह है आपका एलोरा का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है, ये आप याद रखना। दोस्तों फिर आपके लिए एक HW है, होमवर्क है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ पर है और उसका निर्माण किसने करवाया था। क्लियर? ये आपको जरूर बताना है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन में की बात कर लेता हूँ। खजुराहो का मंदिर, दोस्तों ये पंचायतन शैली में बनाया गया है। खजुराहो का मंदिर पंचायतन शैली में बना है अगर आपसे पूछे। और खजुराहो का मंदिर जो है ये चंदेल राजपूत राजाओं ने बनवाया था, मध्य प्रदेश में है, आप याद रखिएगा, पंचायतन शैली है। क्लियर? अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा है कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में और यहाँ पे अंबुबाची मेला लगता है। अंबुबाची मेला कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर में लगता है, असम में। क्लियर है दोस्तों? तो ये आप याद रखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, तो कभी क्वेश्चन आए कि कोणार्क का मंदिर उड़ीसा में, ये किस देवता को समर्पित है? सूर्य को, और इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है? दोस्तों रोहिणी भाटे ये आप फोटो देख सकते हैं, इनका संबंध आपका कथक से। रोहिणी भाटे कथक से संबंधित हैं, आप याद रखिएगा दोस्तों। तो इनको कालिदास सम्मान भी मिला है रोहिणी भाटे को। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए क्या कोई आपको 4 कथक कलाकारों के नाम याद है? हाँ याद रखिएगा, सितारा देवी कथक की रानी कहा जाता है सितारा देवी को। एक याद ना, शोभना नारायण कौन सा नृत्य करती हैं? तो कथक से संबंधित हैं शोभना नारायण। एक और याद रखिएगा दोस्तों, वो है आपका मनीषा गुलियानी, ये साफ कर देता हूँ, उसको हटा देता हूँ। देखो सितारा देवी और शोभना नारायण दोनों याद रखना। एक याद रखना मनीषा गुलियानी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। मनीषा गुलियानी, तो मनीषा गुलियानी का संबंध कौन से नृत्य से है? कथक से, ये भी आप याद रखिएगा। और एक और याद रखना प्रेरणा श्रीमाली, ये आप याद रखें। तो प्रेरणा श्रीमाली का संबंध भी किससे है? ये आपका कथक से। कथक की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? उत्तर प्रदेश से हुई है। क्लियर हुआ? ये आप याद रखिएगा। तो रोहिणी भाटे कथक नृत्य करती हैं, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है? आर्थ्रोपोडा, दोस्तों आर्थो देखो 2-3 चीजें समझिएगा, आर्थो प्लस पोडा। दोस्तों आर्थो का मतलब होता है जोड़ और पोडा का मतलब होता है पैर।
आर्थो का मतलब जोड़ और पोडा का मतलब पैर, मतलब है कि ऐसे जीवों का फाइलम जिनके संधि यानी कि जोड़ युक्त पैर पाए जाते हैं उनको आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा मतलब इसमें है जीव जो आर्थ्रोपोडा में आएगा? संधि युक्त पैर किसमें होंगे दोस्तों? बिच्छू, बिच्छू, ततैया हो गया आपका, या चींटी हो गई, तितली हो गई आपकी, जिनमें आर्थ्रोपोडा मतलब जिनमें संधि युक्त पैर पाए जाते हैं। इसमें बिच्छू आपका सही जवाब है। दोस्तों ऑक्टोपस की बात करूं तो ऑक्टोपस आता है आपका मोलस्क में, ऑक्टोपस मोलस्क में आता है, ये आप याद रखिएगा। तो आर्थ्रोपोडा के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं देख लेते हैं एक बार। दोस्तों ये हैं आपके आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल, ये आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे मच्छर है, तितली है आपकी, और ये कई सारे जीव हैं आपके जो आपको देखने को मिलेंगे। बीटल, चीचड़ी वगैरह जो होती हैं आपकी, ये आपका खटमल हो गया, आपका जूं हो गई आपकी, डींगर वगैरह जो होता है वो सब, मकड़ी हो गई आपकी, ये सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं आपके। चींटी हो जाएगी आपकी, ये सब, झींगा हो गया आपका आर्थ्रोपोडा में आता है, देखो झींगा भी। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपके, ये सब आर्थ्रोपोडा के ही उदाहरण हैं, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो बिच्छू होता है ये अंडे देता है, बच्चे पैदा करता है? सोचो एक मिनट के लिए, बिच्छू अंडे देता है या बच्चे पैदा करता है? तो दोस्तों हाँ, याद रखना, बिच्छू बच्चे पैदा करता है, बिच्छू बच्चे पैदा करता है, ना कि अंडे देता है। याद रखना दोस्तों, इसके बारे में पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अच्छा आपको मैं बता देता हूँ कि जो आर्थ्रोपोडा के जीव है इनका बाहरी कंकाल किसका बना होता है? काइटिन का, काइटिन का बना होता है आर्थ्रोपोडा का बाहरी कंकाल, याद रखना दोस्तों। और ये आज का मॉक टेस्ट समाप्त होता है। तो यही था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है फिर, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी मिलता हूँ। और आज से मैं आपको बता दूं दोस्तों, एसएससी जो एमटीएस की वैकेंसी आई है उसकी सीरीज़ मैं स्टार्ट करूँगा 1-2 दिन में। तो बिल्कुल बहुत डिटेल में चीज़ें होंगी, और मैं जल्दी स्टार्ट होगा आपका CHSL का मॉक टेस्ट जो बचा हुआ है। अभी GD को फोकस कर रहा हूँ, लेकिन जल्दी आपको MTS और CHSL प्लस MTS और दूसरा स्टैटिक जीके रिवीजन जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका रिवीजन रहेगा। स्टैटिक जीके के मॉक टेस्ट भी आया करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।